हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की सीरीज़ में आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जिन बातों को पढ़ रखे हैं उनके ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज फर्स्ट का स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऑप्शन दिया गया होता है, जिनमें 4 विकल्प होते हैं जिनको MCQs के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे MCQs बनाकर 4 ऑप्शन दिया जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था, इसलिए हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है और इसका जो फिक्स आंसर होगा उस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये सीरीज़ जिसमें मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज होंगी, इसके जस्ट बाद हम आपसे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को वॉच किया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट में हम शामिल कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारों में फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। आपसे पहले डिस्कस हो चुका है कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो ऐसी स्थिति में सभी साझेदारों में जो लाभ और हानि का विभाजन किया जाएगा वो किस अनुपात में किया जाएगा? बराबर बराबर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बराबर बराबर। अब आपसे इसमें 4 ऑप्शन दिया जा सकता है कि कुछ 3:4 के अनुपात में बराबर बराबर या लाभ हानि का विभाजन, ठीक है, पूंजी के अनुपात में किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई भी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह के ऑप्शंस आपको बना के दिए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस था कि अगर साझेदारी संलेख बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में साझेदार ऋण पर ब्याज की कोई भी दर निश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, समझौता लिखित रूप में नहीं बनाया गया है, तो वहां पर ब्याज की दर क्या हो सकती है? 6% वार्षिक, एनुअल। ठीक है ना, 6%, 6% वार्षिक। ठीक, इसमें भी आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन 6% के रूप में मिलेगा जो कि आपका निश्चित आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है उससे साझेदारों की पूंजी क्या होती है? बढ़ जाती है। और वे सारी मदें जो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाती हैं उन्हें साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए साझेदारों की पूंजी पर ब्याज को कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? ठीक है ना, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका आंसर हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। हमने आपको बताया था कि साझेदारों की पूंजी खाते को 2 विधि से बनाया जा सकता है। पहली विधि थी हमारी स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरी थी हमारी परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत आपको बताया गया था वहाँ पे साझेदारों की पूंजी के लिए 2 खाते बनाने थे, एक साझेदारों का पूंजी खाता और एक साझेदारों का चालू खाता। ठीक है ना, और अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता है, पूंजी खाता विधि है, तो उसमें साझेदारों का केवल एक खाता बनता था, उसका नाम था साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्थिर पूंजी खाता विधि है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो ऐसी स्थिति में 2 खाते बनेंगे क्योंकि साझेदारों के द्वारा जो लगाई गई पूंजी है उसको स्थिर मान लिया जाता है। और वे सारी मदें जो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाती हैं या साझेदारों की पूंजी को घटाती हैं उनको दर्शाने के लिए साझेदारों के लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा साझेदारों का चालू खाता या पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या
हो सकती है। ठीक है, तो जब साझेदारी के नियम और कानून बताए गए थे तो उसमें साझेदारों की कम से कम संख्या भी बताई गई थी और अधिक से अधिक भी बताई गई थी। ठीक है ना, अधिक से अधिक। अगर कम से कम की बात करें तो कम से कम में साझेदारों की संख्या बताई गई थी कितनी? 2। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से कम साझेदारों की संख्या हो गई तो साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। वैसे अगर अधिक से अधिक की बात करें तो साझेदारों की अधिक से अधिक साझेदारों की संख्या कितनी बताई गई थी? 50 बताई गई थी। ठीक है ना, इसके पहले क्या था? इसके पहले जो साझेदारों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या थी वो 2 ग्रुपों में विभाजित थी। हमने आपसे वीडियो में चर्चा किया था कि सामान्य साझेदारी का एक ग्रुप था और एक बैंकिंग साझेदारी का ग्रुप था। तो जो कम से कम संख्या थी वो सामान्य साझेदारी में और बैंकिंग साझेदारी में दोनों में 2 ही थी। लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो बैंकिंग में अधिकतम कितनी थी? 10। ठीक है ना, और सामान्य साझेदारी में अधिकतम कितनी थी? 20। लेकिन जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। और एक दूसरी बात कि साझेदारों की अधिकतम संख्या का वर्णन साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि कहां बताया गया है? कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में कहां बताया गया है? कंपनी एक्ट 2013 में ना। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो वो गलत होगा। ठीक है ना, क्या सही होगा? कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, तो कम से कम 2 साझेदार हो सकते हैं और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। अगर 50 से अधिक साझेदार हो गए तब भी साझेदारी हमारा अवैध हो जाएगा, और अगर 2 से कम हो जाएंगे तब भी साझेदारी हमारी क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चालू खाता है ना, करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट किससे संबंधित होता है? साझेदारों की पूंजी से, और साझेदारों की पूंजी खाता किसी एक व्यक्ति के बारे में बताता है, इसलिए ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। अब देखने की बात है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। इसके लिए जो हमें ऑप्शंस मिलेंगे वो साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी पर, साझेदारों की अंतिम पूंजी पर, ठीक है ना, दोनों में से किसी पर भी और दोनों में से किसी पर नहीं। ठीक है ना, इस तरह के हमको 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए एक सूत्र भी बताया गया था। ठीक है ना, और अगर अंतिम पूंजी के बारे में जानकारी दी गई है आपको तो हमें किस तरह से प्रारंभिक पूंजी को प्राप्त करना था इसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस किया गया था। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी पर। कहां पर? प्रारंभिक पूंजी पर। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पर साझेदारों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो साझेदारी समझौता हो सकता है ना। साझेदारी समझौता जो साझेदारों के बीच में साझेदारी को चलाने के लिए आपसी समझौता किया जाता है वो कैसे हो सकता है? ठीक है ना, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिखित, और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मौखिक। ठीक है ना, एक ऑप्शन मिलेगा लिखित एवं मौखिक और एक ऑप्शन मिल सकता है इनमें से कोई भी। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लिखित एवं मौखिक दोनों। ठीक है ना, लिखित एवं मौखिक दोनों। ठीक है, क्योंकि साझेदारों के बीच जो समझौता होता है उस समझौते को चाहे साझेदार लिखित रूप में अपना व्यवस्थित कर लें या मौखिक रूप में व्यवस्थित कर लें। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, साझेदारी संलेख तैयार किया जाना है ना। इसमें ऑप्शन मिलेगा साझेदारी संलेख तैयार किया जाना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है। ठीक है ना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साझेदारी संलेख तैयार किया जाना आपने पीछे की वीडियोस में पढ़ रखा है कि ये कैसा है? ऐच्छिक है। साझेदार चाहें तो साझेदारी संलेख को तैयार करें और चाहें तो साझेदारी संलेख को तैयार ना करें, क्योंकि अगर साझेदारी में लिखित समझौता होता है तो लिखित समझौता ही साझेदारी संलेख के रूप में जाना जाता है। और अगर साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है ना,
कि वे 6 नियम लागू हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, और साझेदारी का संचालन उसी पे किया जाने लगता है ना। तो इसकी वजह से क्या है, साझेदारी संलेख को तैयार किया जाना क्या है, ऐच्छिक है। साझेदार अगर चाहें तो बनाएं, चाहे तो ना बनाएं, ठीक है ना। तो अगर इसका आंसर अनिवार्य दिया है तो वो गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारों के दायित्व के बारे में ऑप्शन क्या मिलेगा, दायित्व सीमित हो सकता है, दायित्व असीमित हो सकता है, दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपसे डिस्कस भी किया जा चुका है कि दायित्व का सीमित होना और दायित्व का असीमित होना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से हम आपसे रिवीजन कर लेते हैं। दायित्व के सीमित होने का मतलब ये है कि साझेदारों ने उस फर्म में जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है या फर्म इंसॉल्वेंट होती है, दिवालिया होती है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी ही जब्त की जाएगी। लेकिन अगर साझेदारों का जो दायित्व हो असीमित है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है और साझेदारी फर्म के ऋणों का भुगतान किया जाएगा। तो अगर साझेदारी फर्म की बात करें तो यहाँ पे दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो आप उसका आंसर बताएंगे असीमित दायित्व। मीन्स असीमित दायित्व का मतलब क्या है, साझेदारी फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में हित का हस्तांतरण है। हित के हस्तांतरण का मतलब क्या है, कोई भी साझेदार चाहे तो अपनी जगह किसी और व्यक्ति को साझेदार बना दे और वो साझेदारी से निकल जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है हित का हस्तांतरण। तो अगर साझेदारी फर्म में देखा जाए तो साझेदारी में हित का हस्तांतरण क्या है, साझेदारी में हित का हस्तांतरण क्या है, अवैध है, ठीक है ना। या हित के हस्तांतरण पर क्या लगी हुई है, रोक। कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सभी साझेदारों की सहमति है, सभी साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से हस्तांतरण संभव है, हस्तांतरण संभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें मिल रखा है कि साझेदारी में हित का हस्तांतरण है, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे असंभव ना। लेकिन अगर लिया है कि साझेदारी में सभी साझेदारों की सहमति से हित का हस्तांतरण है, तब आप वहां क्या बताएंगे, संभव, ठीक है ना। मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर सभी साझेदारों की सहमति के बिना चाहे कि अपने हित का हस्तांतरण कर दे, अपनी जगह अपने पुत्र को या अपने मित्र को या किसी को भी नया साझेदार बना दे और वो वहाँ से निकल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव तभी संभव है कि जब सभी साझेदारों की सहमति वहाँ पर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी का पंजीयन कराना है। यहाँ भी वही बात है, साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपसे बताया गया था कि अगर साझेदारी फर्म का पंजीयन करा लिया जाता है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें तो कौन सा बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा कि साझेदारी फर्म किसी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन अगर साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं कराया गया, पंजीयन मीन्स रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो कोई दूसरा व्यक्ति या कोई थर्ड पर्सन साझेदारी फर्म के ऊपर तो वाद प्रस्तुत कर सकता है, बट साझेदारी फर्म कभी भी दूसरे के ऊपर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए साझेदारी फर्म का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कराना फर्म के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है। साझेदार अगर चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके उसके रजिस्टर में अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहें तो नहीं कराएं, इसलिए क्या है, ऐच्छिक है। अगला क्वेश्चन बनता है, साझेदारी का जन्म होता है किससे। साझेदारी के जन्म के बारे में अगर बात करें तो साझेदारी का जन्म किससे होता है, अनुबंध से। अनुबंध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, समझौता। साझेदारी साझेदारों के मध्य क्या है, एक समझौता है ना।
एक अनुबंध है। ठीक है, इसलिए साझेदारी का जन्म कैसे होगा? अनुबंध के द्वारा या समझौते के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के दायित्व में कमी है। ठीक है, फर्म के दायित्व में कमी का एक एग्जाम्पल के रूप से समझें, जैसे फर्म को किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपया भुगतान करना था। ठीक है, तो फर्म के ऊपर लेनदार कितने के हो गए? 1000 रुपये के, लेकिन लेनदारों ने ये बोला कि आप 1000 न दे के हमें 800 ही दे दीजिए। ठीक है, तो दायित्व में क्या हो गई? कमी हो गई, फर्म को 200 रुपये की छूट मिल गई। तो इसे कहा गया एक शब्द में कि दायित्व में क्या हो गई? कमी हो गई। तो फर्म के दायित्व में कमी क्या है? फर्म के लिए लाभ। क्या है? लाभ। अगर फर्म के दायित्व में किसी कारण से कमी हो जाती है तो फर्म के लिए क्या है? लाभ। आपको ऑप्शन मिल सकता है, फर्म के लिए लाभ है, दूसरा ऑप्शन मिल सकता है हानि है ना, फर्म के लिए अच्छा है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्म के दायित्व में अगर कमी होती है तो फर्म के लिए क्या है? लाभ। लाभ हानि नियोजन खाता है। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा हुई थी। इस वीडियो को मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी मिली थी, आपने इसको बहुत ध्यान से देखा था। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? एक नाम मात्र खाता। कैसा खाता है ये? नाम मात्र खाता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें आय और व्यय को दर्शाया जाता है। ऐसे खाते जिनमें आय और व्यय को दर्शाया जाता है वे खाते कौन से कहलाते हैं? नाम मात्र खाते कहलाते हैं। ठीक है ना, खाते आपको 3 बताए गए थे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, तीनों के गोल्डन रूल्स भी आपको बताए गए थे। तो ऐसे खाते जिनमें लाभ और हानि, आय और व्यय को दर्शाया जाता है, ऐसे खाते क्या कहलाते हैं? नाम मात्र खाते या नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार बनने के लिए पूंजी लगाना है। ठीक है ना, नॉर्मली हमारे मस्तिष्क में ये होता है कि साझेदारी फर्म में अगर हम साझेदार बन रहे हैं तो वहाँ पे हमें पूंजी लगाना हमारे लिए अनिवार्य है, हमें पूंजी लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी धारणा सही नहीं है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं साझेदारी फर्म में जो पूंजी बिना लगाए ही साझेदार बन जाते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी कुशलता होती है जो फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है और सभी साझेदार उनकी उस कुशलता के कारण उन्हें अपने साथ साझेदारी फर्म में रख लेते हैं। तो साझेदार बनने के लिए पूंजी लगाना है। ठीक है ना, तो अनिवार्य नहीं, यहाँ का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनिवार्य नहीं। कुछ व्यक्ति अनिवार्य नहीं इसलिए क्योंकि कुछ व्यक्ति पूंजी लगाकर साझेदार बनते हैं, वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पूंजी नहीं लगाते फिर भी फर्म में क्या होते हैं? साझेदार बन जाते हैं अपनी किसी कुशलता के कारण, अपने नेम फेम के कारण। ठीक है ना, ऐसे ढेर सारे कारण हैं जिनके कारण फर्म में साझेदार के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। ऊपर अभी आपसे डिस्कस किया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1932 में, 1932। ठीक है, पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए है। ठीक है ना, अभी अभी ऊपर मिला था साझेदारी फर्म में पूंजी पर ब्याज क्या था? तो पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? एक व्यय के रूप में है। ठीक है, क्योंकि फर्म इसे भुगतान करेगी और वही पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए है तो इसको लिख सकते हैं आप व्यय। क्या है? व्यय। ऊपर नहीं मिला था, पहली बार मिल रहा है ये। पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है? एक व्यय है, एक प्रभार है, एक चार्ज के रूप में है, क्योंकि इसे फर्म को क्या करना होगा? साझेदारों को भुगतान करना होगा। और वहीं आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है? आय है। ठीक है ना, क्योंकि ये साझेदारों से फर्म को प्राप्त होगा ना। साझेदारों ने जो आहरण कर रखा है उस आहरण पर फर्म क्या लगाएगी? ब्याज लगाएगी और साझेदारों की पूंजी में से या तो उसको घटा दिया जाएगा या साझेदारों से उसे अलग से लिया जाएगा। तो अगर देखें क्वेश्चन में दिया होता है पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है? तो व्यय है। लेकिन अगर आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है तो आप क्या बताएंगे? आय है। लास्ट क्वेश्चन, साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम की किस धारा में दी गई है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये है धारा 4। ठीक है ना, साझेदारी की परिभाषा। हाँ, यहाँ पे एक शब्द और इंक्लूड कर दें, भारतीय साझेदारी अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो धारा 4। इस वीडियो में हमने इन 20 क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस किया। ठीक है,
इन क्वेश्चंस को अगर हम इस तरीके से बेहतर तरीके से अगर समझ लेते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन हमें कुछ भी मिले, ठीक है ना, ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक इसका फिक्स आंसर होगा और हम उन सारे ऑप्शंस में इन्हें आसानी से खोज ही लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।